अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हिसाब से वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल टेक कंपनी कौन सी हो सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप सब गलत हैं, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है एनवीडिया, जिसकी करंट की वैल्यू लगभग $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब 3 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो आप लोग काउंट कर लीजिए। हालांकि एनवीडिया का नाम गूगल और एप्पल की तरह कॉमन नहीं है। आप आम आदमी से एनवीडिया के बारे में पूछ नहीं सकते और ना ही उसे पता होगा। लेकिन एनवीडिया वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है और यह मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन चुकी है। एनवीडिया की प्रेजेंट सक्सेस जितनी इंटरेस्टिंग है, उतनी ही इंटरेस्टिंग इस सक्सेस की बैक स्टोरी है। एनवीडिया बनी चाहे 90 के दशक में थी, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिली इसी दशक में है। अब सवाल ये है कि यह कंपनी बनी क्यों और कैसे एआई के आने के बाद एनवीडिया की वैल्यू इतनी बढ़ गई। इन सवालों को जानने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब सवाल यह है कि एनवीडिया को क्यों और किसने बनाया था। एनवीडिया को 1983 में 3 इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था। उनमें से पहला था जेनसन हुएंग, दूसरा क्रिस्ट मेलोचोस्की और तीसरे थे कर्टिस आर प्राइम। हुएंग का जन्म ताइवान में हुआ था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बचपन से ही अमेरिका लाकर रहने लगे। हुएंग ने स्टैनफोर्ड की स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके LSA लॉजिक में काम करना शुरू कर दिया, जहां पर वो धीरे धीरे प्रमोट होकर डायरेक्टर के रूप में काम करने लगे। इसके सेकंड फाउंडर मेलोचोस्की न्यू जर्सी में बड़े हुए थे और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से ग्रेजुएशन की थी और सन माइक्रोसिस्टम में इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। प्रेम भी सन माइक्रोसिस्टम में इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, जहां इन दोनों को पीसीज के लिए फर्स्ट ग्राफिक प्रोसेसर को डिजाइनिंग का काम दिया गया था। जब जेनसन को LSI लॉजिक से ट्रांसफर कर सन माइक्रोसिस्टम में भेजा गया, तभी उनकी मुलाकात अपने फ्यूचर के तीनों पार्टनर से हुई थी, क्योंकि लकीली जेनसन का ट्रांसफर उसी डिपार्टमेंट में हुआ था जहां पर वो दोनों मेलोचोस्की और प्राइम काम करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी में कुछ चेंजेस हुए, जिनमें से एक था कि जो ग्राफिक चिप्स मेलोचोस्की और प्राइम बनाते थे, उनकी डिमांड कंपनी में कम हो गई। इसलिए उन्होंने कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया। कंपनी छोड़कर उनका पहला डिसीजन यही था कि अब वे खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे, बट इसके लिए उन्हें मदद की ज़रूरत थी। तब उन्होंने जेनसन हुएंग से उन्हें ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की, पर जेनसन इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि अब तक उन्होंने यह डिसाइड भी नहीं किया था कि वो कंपनी में आखिर बनाएंगे क्या। साथ ही उस समय हुएंग की जॉब भी स्टेबल थी और सैलरी भी अच्छी थी। अब ऐसी जॉब को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनके काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली हुएंग ने हाँ कर दी। तब ये तीनों फ्रेंड डेनिस डिनर इन ईस्ट सेंट जोस में मिलते हैं और अपनी फ्यूचर कंपनी पर डिस्कस करते हैं। यह मीटिंग्स का सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद एनवीडिया का जन्म हुआ। अब इन तीनों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि एनवीडिया में बनाएंगे क्या। कंपनी तो खोल ली, लेकिन इसमें बनेगा क्या। अभी इतना जान लीजिए कि एनवीडिया पीसी से रिलेटेड है। ध्यान रहे कि यह वह समय है जब कंप्यूटर अभी बनने स्टार्ट ही हुए थे। जब ये तीनों एनवीडिया के बारे में सोच रहे थे, कंप्यूटर अभी भी एक लग्जरी था। बट हुएंग, मेलोचोस्की और प्रेम ने प्रेडिक्शन की थी कि कंप्यूटर जल्द ही एक कॉमन थिंग बन जाएगा और उसे हम हर घर में देख पाएंगे, जो कि आज के समय को देखते हुए सही मालूम पड़ती है। लेकिन ये चीज़ सोचने वाले वो उस समय अकेले नहीं थे। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी थी जो इस मार्केट के लिए आपस में रेस कर रही थी। तो एनवीडिया जो अभी स्टार्ट हुई थी, इन $1 बिलियन टेक कंपनी से खुद को कैसे अलग करती। तब एनवीडिया ने डिसाइड किया कि वो ऐसा प्रोडक्ट चूज करेंगे जो इन कंपनी से उसको अलग करेगा। तब उन्होंने जाके वीडियो गेम्स को चुना, क्योंकि उस समय के कंप्यूटर से सिर्फ वर्क पर्पस के लिए बनाए जाते थे। उनमें एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय के कंप्यूटर्स में ना तो माइक्रोफोन, ना स्पीकर, ना वीडियो, ना ही ग्राफिक्स थे। इसके अपोजिट एनवीडिया के जो फाउंडर थे, वो हर कंप्यूटर में 3D ग्राफिक्स डालना चाहते थे, जिससे ये वीडियो गेम्स खेल सकें। पर वीडियो गेम ही क्यों? क्योंकि उनको बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उनको बेचना उतना ही आसान होता है। 80s का वो टाइम है जहाँ पे गेम सिर्फ होम कंसोल्स में खेला जाता था, जो धीरे धीरे चेंज हो रहा था थैंक्स टू कंपनीज लाइक एटारी एंड टेलीविजन्स। और अगर यही गेम्स पीसी पर चलने लगी तो ये पैसों का खजाना था, जिसे एनवीडिया ने टारगेट किया। लेकिन उनके सामने 3 बड़ी समस्याएं थी। पहली समस्या तो ये थी कि उन्होंने अभी तक कंप्यूटर देखा भी नहीं था। मैं दोबारा आपको बता दूं कि कंप्यूटर उस समय एक लग्जरी था, ना कि आज की तरह कॉमन आइटम। इसके बाद उन्होंने गेटवे 2000 पीसी परचेज किया और घर लाते ही उसके सारे पार्ट्स खोल दिए, यह समझने के लिए कि पीसी आखिर वर्क कैसे करता है। दूसरी प्रॉब्लम थी उनका पैसा, यानी कंपनी स्टार्ट करने के लिए उनके पास फंडिंग ही नहीं थी। अब भाई साहब, फंडिंग के बिना कंपनी चलेगी कैसे और बनाएंगे क्या उसमें। तीसरी थी कि उन्होंने अब तक कंपनी का नाम भी डिसाइड नहीं किया था। अब बिना नाम और बिना पैसों के कंपनी खोल तो ली, अब चलाएंगे क्या उसमें। लेकिन किसी तरह उन्हें $40,000 की फंडिंग मिल गई, जिससे एक प्रॉब्लम तो कम हुई, लेकिन नाम की समस्या अभी बनी हुई थी। कंपनी का नाम काफ़ी अजीब तरीके से डिसाइड किया हुआ। अजीब कैसे? अजीब ऐसे कि जब भी फाउंडर पीसी में कुछ सेव करते थे
तो उसे NV के नाम से सेव करते थे। NV मतलब न्यू वर्जन। अब उन्होंने किया ये, NV के साथ उन्होंने इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट लगा कर देख लिए, तो उन्हें NVIDIA नाम पसंद आया, और जिसका लैटिन में मीनिंग होता है NV, इसलिए उन्होंने कंपनी को NVIDIA का नाम दिया और 1983 में NVIDIA का ऑफिशियली जन्म हुआ। हालांकि NVIDIA ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी NVIDIA सिर्फ $40,000 से उस समय की $1 बिलियन टेक कंपनी से थोड़ी कम्पीट कर सकती थी। लेकिन NVIDIA की एक अच्छी बात भी है कि इसके जो फाउंडर है वो एक्सपीरियंस थे और उनके बड़े बड़े टेक कंपनीज में कनेक्शंस थे, खासकर जेनसन हुएंग के। उनमें से एक नाम आता है विल्फ्रेड कोरिगन का, जो LSI लॉजिक के हेड और हुएंग के बॉस भी थे। जब जेनसन ने कोरिगन से फंडिंग की बात की तो कोरिगन ने उन्हें डॉन वैलेंटाइन के पास भेजा। NVIDIA के फाउंडर जब वैलेंटाइन के पास पहुंचे तो उनकी कंपनी की जो पिच मीटिंग थी जिसमें वो अपनी फंडिंग की बात करने वाले थे, वो इतनी घटिया थी, डॉन वैलेंटाइन ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन कोरिगन के फोर्सफुली कहने के बाद ही डॉन वैलेंटाइन उनकी कंपनी को फंड देने के लिए तैयार हुआ। वैलेंटाइन के साथ साथ NVIDIA ने सुकोया कैपिटल और कुछ दूसरी कंपनी से लगभग $20 मिलियन की कैपिटल रेज की और अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। लेकिन अपने पहले ही प्रोडक्ट में NVIDIA को फेलियर का सामना करना पड़ा। वो फेलियर क्या था? वो था NVIDIA का NV1 चिप, जिसे नवंबर 1995 में रिलीज़ किया गया। वैसे इस चिप के फीचर काफ़ी अमेजिंग थे, क्योंकि इस चिप में 2D और 3D दोनों टाइप्स के ग्राफिक थे, साथ ही वीडियो प्रोसेसिंग, ऑडियो वेव टेबल और कुछ दूसरे फंक्शंस भी थे। NVIDIA का प्लान था कि ये चिप 2D ग्राफिक कार्ड, साउंड ब्लास्टर कंपैटिबल ऑडियो सिस्टम और 15 पिन जॉयस्टिक पार्ट्स को रिप्लेस करेगी। इसके साथ ही यह चिप सेगा सैटर्न कंसोल, जो उस समय गेमिंग के लिए यूज किया जाता था, उसके साथ कंपैटिबल था और जो अपने समय का मार्केट हिट था। अगर यह चिप इतनी ही अच्छी थी तो फिर फेलियर का कारण क्या था? कुछ चीजें थी जिसके कारण यह फेल हुआ। पहला था, उनमें NV1 चिप क्वाड्रेटिक प्रिमिटिव को प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था, जबकि दूसरी कंपनीज ट्रायंगल प्रिमिटिव को ऑप्टिमाइज करती थी और बिग टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रायंगल प्रिमिटिव्स को प्रेफरेंस दी, जिससे NVIDIA को फेलियर देखना पड़ा। और दूसरा कारण था इसका प्राइस, जो उस समय काफ़ी एक्सपेंसिव था। यहाँ ये बात अलग है कि इसमें फीचर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फीचर्स के कारण इसकी कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन मार्केट में और भी चीप ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे S3 ग्राफिक वर्ज, मेट्रोक्स मिस्टिक। कंज्यूमर्स ने NV1 चिप की बजाय इन चीप ऑप्शंस को परचेज करना प्रेफर किया। और तीसरा बड़ा रीज़न है सेगा सैटर्न कंसोल, जो NVIDIA ने सोचा था कि इसको NV1 चिप को हिट करेगा, वो खुद ही मार्केट में फेल हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि NVIDIA ने अपने कस्टमर पार्टनर डायमंड मल्टीमीडिया को लगभग 2.5 लाख चिप सेल किए थे उस समय, लेकिन उनमें से 2,49,000 चिप्स वापस ही आ गए। ये शॉक कंपनी के लिए इतना बड़ा था कि कंपनी ने NV2 चिप, जो सेकंड जनरेशन की चिप थी, उसका प्रोडक्शन ही रोक दिया और कंपनी को अपने स्टाफ की संख्या को भी कम करना पड़ा। लेकिन फाउंडर्स ने अभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने इस फेलियर से भी सीख लेकर अपना पूरा ध्यान अपने अगले प्रोडक्ट रीवा 128 पर लगाया। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि जब NVIDIA रीवा 128 को लॉन्च करती है, उस समय उसके पास सिर्फ 1 महीने के खर्च के पैसे थे। अगर ये प्रोडक्ट हिट ना होता, आज हमें NVIDIA का नाम ही नहीं सुनाई देता। रीवा 128, जिसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम इंटरेक्टिव वीडियो एंड एनिमेशन एक्सेलरेटर, जो कि एक GPU है। ये अपने समय का पहला GPU था जिसने 2D, 3D और वीडियो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया, जिसने कंपटीशन को लगभग खत्म ही कर दिया। रीवा 120 एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके जैसा पूरे मार्केट में उस समय अवेलेबल नहीं था, और इसमें NV1 चिप जैसा प्राइस इशू भी नहीं था, जिस कारण कुछ ही महीनों में रीवा 128 के मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा बिक गए। इसकी तुलना में NV1 के तो सिर्फ 1000 बिके थे। 1 साल से कम समय में ही रीवा TNT को लॉन्च किया, जिसने उस समय के पॉपुलर प्रोडक्ट वुडू 2 से कम्पीट करना शुरू किया, जिसे 3DFX के द्वारा रिलीज़ किया गया था। रीवा TNT की रेंडर स्पीड और मेमोरी रीवा 128 से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह परफेक्ट था। इसलिए यह वुडू 2 के परफॉर्मेंस और सेल्स से हमेशा पीछे ही रहा। हालांकि रीवा TNT कोई बिग सक्सेस नहीं था, फिर भी इसने NVIDIA के टेक वर्ल्ड में अपने पैरों को मजबूत करने में मदद की, और यहीं से NVIDIA की न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। रीवा TNT की सक्सेस के बाद NVIDIA ने अपना IPO लॉन्च कर दिया 22 जनवरी 1999 को, जिससे NVIDIA को नए वेंचर्स के लिए फंडिंग मिल सके। इस वेंचर में सबसे पहला था NVIDIA का 5th चिप GeForce 256, जो कि एक GPU था। उस समय GeForce 256 पूरी मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के फर्स्ट प्रोग्रामेबल एक्सेलरेटर का फीचर भी था, जिसने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को काफ़ी इंक्रीज किया और साथ ही वीडियो गेम्स को और भी स्मूथ बना दिया। इस समय गेमिंग इंडस्ट्री की वर्थ बिलियंस में थी और हर कंपनी इस मार्केट में इंटरेस्टिंग थी, और NVIDIA ने अपने GeForce 256 से इस मार्केट के कोर को हिट किया। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो याद करने की कोशिश कीजिए
कि एनवीडिया के अर्ली प्रोडक्ट के फेलियर का मेजर रीज़न था कि ये दूसरे प्रोडक्ट से कंपेटिबल नहीं थे। इसका एक एग्जांपल है कि माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट-एक्स, क्योंकि जब NV1 चिप को लॉन्च किया गया तो माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रायंगल प्रिमिटिव पर ऑप्टिमाइज करने वाली कंपनीज को प्रेफरेंस दी, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट जी-फोर्स को अपने नए प्रोडक्ट में यूज़ करना चाहता था। और आपको एक्सबॉक्स के बारे में सुना ही होगा। इस डील से एनवीडिया को पॉपुलैरिटी के साथ साथ $200 मिलियन की एडवांस पेमेंट भी मिली। अब एनवीडिया के गरीबी वाले दिन सिर्फ पास्ट में ही थे। लेकिन एक तरफ जहां यह डील एनवीडिया के लिए प्रॉफिटेबल थी, इस डील से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो गए। पहला तो ये कि यह डील एनवीडिया के लिए मोस्ट क्रूशियल थी, इसलिए एनवीडिया ने अपने बेस्ट टेक्नीशियंस इसमें लगाए, जिसका नेगेटिव इफेक्ट एनवीडिया के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा। और दूसरी समस्या कुछ सालों के बाद सामने आई, जिसमें एनवीडिया पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे और उसे $116,000 SEC को फाइन भरना पड़ा। एक्सबॉक्स डील के अलावा एनवीडिया ने 2000 के दशक के अलग अलग कंपनीज को भी एक्वायर किया, जैसे 2002 में 3DFX इंटरैक्टिव, 2002 में ही एनवीडिया ने एक्सलूना, और 2003 में मीडिया क्यू, और 2006 में हाइब्रिड ग्राफिक्स, 2007 में पोर्टल प्लेयर इनकॉर्पोरेटेड, और 2008 में एनवीडिया बॉट एजिया, जो कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी थी। एनवीडिया को 2007 में फोर्ब्स के द्वारा कंपनी ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया गया, जो यह दिखाता है कि कैसे एनवीडिया ने खुद को सक्सेसफुल इस्टेब्लिश कर लिया है। लेकिन एनवीडिया की समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी। बावजूद इसके कि एनवीडिया ने काफ़ी पैसा दूसरी कंपनीज को एक्विजिशन में लगाया, एनवीडिया अपनी जैसी इकलौती कंपनी नहीं थी। जीपीयू के डेवलपमेंट से एनवीडिया को बिग सक्सेस मिली, जो कि सच है, बट इस जीपीयू से एनवीडिया सिर्फ गेमिंग स्पेस तक लिमिटेड हो गई, और इसमें उसके मेन राइवल्स थे इंटेल और AMD। इसलिए एनवीडिया को अगर कुछ बड़ा करना चाहती थी तो उसे कुछ नया प्रोडक्ट चाहिए था, ऐसा प्रोडक्ट जो वीडियो गेम से ना जुड़ा हो। 2008 में फोर्ब्स के अवार्ड जीतने के एक साल बाद एनवीडिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे जीपीयूज और मोबाइल चिपसेट्स में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मेल फंक्शन हो गया और एनवीडिया को लगभग $200 मिलियन का नुकसान हुआ। मेल फंक्शन से उन्हें रेवेन्यू से ही नहीं बल्कि एनवीडिया को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, क्योंकि कंज्यूमर्स ने कंप्लेन कर दी कि जो जीपीयू को उन्होंने अपने लैपटॉप में लगाया, उनसे लैपटॉप लगाने के उनका लैपटॉप खराब हो गया या उनका फ़ोन ख़राब हो गया, जिसके बाद एनवीडिया को कंज्यूमर्स को अपना रिफंड देना पड़ा, जिसके बाद ये कानूनी केस ड्रॉप हुए। 2010 में एनवीडिया ने अपने सबसे बड़े राइवल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। इंटेल और एनवीडिया काफ़ी समय से एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे। एनवीडिया ने तो इंटेल के क्रिटिसिज्म में डेरोगेटरी कार्टून भी पब्लिश किए, जहां इंटेल को नेगेटिव रूप में दिखाया गया। 2009 के शुरू में इंटेल ने एनवीडिया पर कोर्ट केस किया, जिसमें इंटेल ने क्लेम किया कि एनवीडिया के पास कोई राइट नहीं है कि वह इंटेल के प्रोसेसर के से कंपेटिबल वाली चिपसेट डिज़ाइन करे। एनवीडिया ने इंटेल पर उल्टा केस कर दिया, लेकिन फिर भी उसे चिपसेट का प्रोडक्शन रोकना पड़ा। इसी केस के बाद एनवीडिया ने इंटेल पर कार्टून पब्लिश किए थे, लेकिन 2011 में दोनों कंपनीज एक सोल्यूशन पर पहुंची, और वो था 6 ईयर क्रॉस लाइसेंसिंग डील, जिसमें इंटेल ने एनवीडिया को $1.5 बिलियन देकर उसकी टेक्नोलॉजी का एक्सेस खरीदा। इस डील के बाद उसने लंबी चली कानूनी लड़ाई खत्म हुई। एनवीडिया ने शुरुआत में तो सिर्फ वीडियो गेम्स के लिए अपने जीपीयूज को डिज़ाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर्स भी जीपीयू का इस्तेमाल करने लगे, जैसे मूवीज़ में अलग अलग सीन्स को बनाने में, मेडिकल इमेजेस डिवाइसेस में, और सबसे इंपॉर्टेंट था दुनिया के सुपर कंप्यूटर बनाने में, जिसका एनवीडिया ने कभी सोचा भी नहीं था। यहीं पर एनवीडिया के रिसर्चर्स ने पाया कि जीपीयू फ्यूचर के AI डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट है। एनवीडिया ने डीप लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए कूडा को लॉन्च किया 2006 में। अब ये कूडा क्या है? कूडा एक क्लोज्ड सोर्स पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि सॉफ्टवेयर्स को अलग अलग जीपीयूज के यूज़ को आसान बनाता है, जिससे चीज़ों को प्रोसेस करना फास्ट हो जाता है, जिससे डीप लर्निंग आसान या स्पीड अप हो गई। बट आखिर ये डीप लर्निंग है क्या? अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो जैसे हम ह्यूमंस डाटा या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसी तरह डीप लर्निंग में भी कंप्यूटर्स AI की मदद से डाटा को प्रोसेस करते हैं। अब जितनी तेज़ कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करेगा, उतनी ही तेज़ AI डेवलप होगा। इसलिए कूडा उस समय अपने आप में एक मिसाल था। अब आज के समय में AI तो बहुत कॉमन है, बट 2000 के दशक में जब किसी को कुछ पता भी नहीं था, एनवीडिया ने फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया और मनी इन्वेस्ट की। इसलिए आज एनवीडिया वर्ल्ड की नीड बन चुका है। 2000 के दशक में सिर्फ AI ही नहीं थी जिसमें एनवीडिया अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रही थी। 2011 में एनवीडिया ने टेग्रा 3 चिप्स को लॉन्च किया, जो मोबाइल्स के लिए डिज़ाइन की गई थी। साथ ही एनवीडिया ने चिप मेकिंग कंपनी आइसेरा को भी खरीद लिया। 2013 में एनवीडिया ने स्टेमाई इलेक्ट्रॉनिक्स से PGI नाम की कंपनी को एक्वायर किया, लेकिन इस दशक में एनवीडिया का सबसे बड़ा एक्सपेंस था उसका न्यू हेडक्वार्टर, जो अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 2010 में एनवीडिया ने अलग अलग प्रोडक्ट भी डेवलप किए। एनवीडिया ने 2010 में GeForce 10 सीरीज़ का पहला GPU लॉन्च किया,
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह बनता है कि एनवीडिया आखिर अपना पैसा कैसे बनाती है। हाउ एनवीडिया मेक्स हिज मनी। एनवीडिया अलग अलग तरीके से पैसा कमाती है, जिसमें पहला है गेमिंग, क्योंकि एनवीडिया की स्टार्ट ही गेमिंग से हुई थी। हालांकि आज एनवीडिया गेमिंग कंपनी के रूप में नहीं जानी जाती, लेकिन अभी भी एनवीडिया गेमिंग वर्ल्ड का बड़ा हिस्सा है। एनवीडिया के द्वारा जीपीयू के इन्वेंशन से ही गेमिंग वर्ल्ड में ड्रास्टिक चेंजेस आए, जो अभी भी एनवीडिया को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। एनवीडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट गेम डेवलपर के साथ पार्टनरशिप में है, जिनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एनवीडिया को जाता है। एनवीडिया के इनकम का दूसरा बड़ा सोर्स है क्रिप्टो माइनिंग। आपको पता है कि क्रिप्टो की माइनिंग में ऐसे कंप्यूटर्स की जरूरत होती है जिनकी प्रोसेसिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है, जो एनवीडिया की जीपीयू में थी। हालांकि एनवीडिया ने इंटेंशनली क्रिप्टो मार्केट को टारगेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्रिप्टो मार्केट एनवीडिया के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा है। तीसरा सोर्स जो आखिर में 2010 में ही उभर कर आया, जिसने एनवीडिया के रेवेन्यू को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, और वो था एआई, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग पावर्स की रिक्वायरमेंट थी। एआई धीरे धीरे आज की हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनता जा रहा है, जैसे चैट जीपीटी, सीरी या चैटबॉट। दे आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग अवर लाइफ ईजियर। आज चैट जीपीटी, जिनकी पेरेंट कंपनी ओपन एआई है, पर डेली लगभग 10 मिलियन क्वेरीज आती हैं। इसमें एक बात साफ है कि चैट जीपीटी को इतने डाटा को प्रोसेस या स्टोर करने के लिए हाई पावर जीपीयूज की ज़रूरत है, जो कि एनवीडिया के पास है। इसलिए एनवीडिया अपने जीपीयू के साथ साथ उन्हें डाटा सेंटर्स भी प्रोवाइड करती है, जहां पर वो अपना डाटा स्टोर करती है। इस एआई ग्रोथ के साथ ही एनवीडिया का रेवेन्यू आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। कंपनी के ने ऑलरेडी $3 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है, और अगर इसी पेस पर एआई ग्रो करता रहा तो एनवीडिया और भी ग्रो कर सकती है। एनवीडिया का कुछ प्रॉफिट उन कंपनी से भी आता है जिसे उसने 2000 के दशक में या उसके बाद के समय में एक्वायर किया था। तो अब हम एनवीडिया के बिजनेस मॉडल से क्या सीख सकते हैं? इसमें पहला लेसन है अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम। हर इंडस्ट्री का एक इकोसिस्टम होता है, जहां पर दो प्लेयर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे गेम डेवलपर गेम बनाते हैं और गेमर गेम खेलते हैं। लेकिन अगर आपको ये दोनों ही नहीं आते, तो आप ये ढूंढो कि आप इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपको बिजनेस मिलने लग जाए, जैसे एनवीडिया ने किया। ना तो एनवीडिया गेम डेवलपर है, ना गेमर, वो तो बस गेमिंग को स्मूथ और ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहाँ एनवीडिया किसी कंपनी से कम्पीट नहीं कर रही, लेकिन वो इस इकोसिस्टम का बड़ा पार्ट है। चाहे अब इन गेम डेवलपर और गेमर्स की दोनों में से कोई सी भी कंपनी पैसा कमाए, एनवीडिया को तो पैसा मिलेगा। अब आता है दूसरा लेसन, जो है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन फ्यूचर। मतलब जब भी आप फ्यूचर की सोचें या इन्वेस्टमेंट की सोचें, तो सिर्फ 1 या 2 महीने के प्रॉफिट के बारे में ना सोचें। 1 या 2 महीने में कोई भी कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकती है, इसलिए सोचें कि अगले 5-10 साल में वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है या लॉस दे सकती है। जैसे एनवीडिया ने 2010 में ही एआई में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जब लोगों ने एआई के बारे में सुना भी नहीं था। एनवीडिया की फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के कारण ही आज एनवीडिया की पोजीशन ऐसी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बिना एनवीडिया के अपना प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती। इसके बाद आखिरी पावरफुल लेसन है, जो कि है फ्लाई लाइट, यानी कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज रखो ताकि प्रोडक्ट अफोर्डेबल बना रहे, और जहां लॉस का रिस्क ज़्यादा हो वहां से खुद को जल्द ही पीछे ले लो। जैसे एनवीडिया सिर्फ प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग वो बाहर से करवाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में पैसा बार बार खर्च होता है। इसलिए एनवीडिया ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग से दूर रखा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।